हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10th के हिस्ट्री से लिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने पिछली क्लास में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति आगे बढ़ी थी। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, और वहाँ पर नेताओं के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलाई गई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी। इसी चीज़ को आगे पूरे यूरोप में कैसे फैलाया गया, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर 1815, अर्थात 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। यानी कि पहले से जो रूढ़िवादी चलते आ रहे थे, जो परंपरा चलती आ रही थी, उन्होंने उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश की और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे कि कांग्रेस कहा गया। यह आयोजन वियना में किया गया था। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। फर्स्ट टॉपिक इज द बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, अर्थात फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। सेकेंड टॉपिक इज द मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। नेक्स्ट इज फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, अर्थात फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो कि उसने नेपोलियन के समय जीते थे। एंड लास्ट इज अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर, अर्थात फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। इस तरीके से हमने इसके फीचर्स को जाना, यानी कि विशेषताएं जानी कि किस तरीके से वियना संधि में क्या क्या कार्य किए गए। अब नेक्स्ट आते हैं हम ड्यूक मैटरनिक पे। ड्यूक मैटरनिक, इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ये जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? तो ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट आते हैं जूसेppe मैसनी पे। जूसेppe मैसनी, इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मेसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। इस तरीके से इस टॉपिक में आज हम ड्यूक मैटरनिक और जूसेppe मैसनी के बारे में जाना। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेन फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी, अर्थात वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ऊपर अभी हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने इस पर डिस्कस किया था। आइए हम उसका रिव्यू करते हैं। यही 4 मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में कि अभी हमने पढ़ा था। तो इन सभी के बारे में हमें विस्तार से लिखना है कि किस तरीके से फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस तरीके से रूढ़िवादी व्यवस्था कायम हुई, फ्रांस ने
उन इलाकों के आधिपत्य को कैसे खोया जिसे कि नेपोलियन ने जीता था, और फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना कैसे हुई। ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैटरनिक। अभी हमने मैटरनिक के बारे में ऊपर में पढ़ा है कि किस तरीके से मैटरनिक का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने यूरोप की राजनीति में क्या भूमिका निभाई। ये सारे पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लिखना है। और उनका सबसे मेन पॉइंट क्या था कि उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक मैटरनिक डिस्क्राइब मैजनी एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? विच सोशल ऑर्डर इज ही टॉकिंग अबाउट? अर्थात मैटरनिक ने ज्यूसेppe मैज़नी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? तो ऊपर के पॉइंट में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से ज्यूसेppe मैज़नी जो है इटली का एक क्रांतिकारी था। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बने थे। मात्र 24 ईयर में ही उन्होंने लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और सेकेंड था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने, यानी कि मैज़नी राजतंत्र के विरोधी थे। इसी कारण मैटरनिक ने मैज़नी के विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैटरनिक ने अपनी रूढ़िवादी तथा राजतंत्र की व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। उनका मानना था कि जो रूढ़िवादी विचारधारा चलती आ रही है वही हमारी सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। अगर हम पुरानी विचारधाराओं को, रूढ़िवादी से मतलब है पुरानी विचारधारा जो कि परंपराओं से बहुत हमारे दादा परदादा से चलती आ रही है और उसी चीज़ को हम आगे फॉलो करते जा रहे हैं, तो मैटरनिक जो है यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने मैज़नी के विषय में यह कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मैज़नी। तो समझ गए कि किस तरीके से मैटरनिक अपनी रूढ़िवादी तथा राजतंत्र की व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड इन यूरोप आफ्टर द रिजाइम ऑफ नेपोलियन? ये हमें बताना है कि नेपोलियन के युग का उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट 11 नवंबर 1799 में से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसलर के रूप में शासक बना और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया, यानी कि कंजर्वेटिव की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर उन्होंने जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन भी किया जिसे कांग्रेस कहा गया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? वियना में। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मैटरनिक यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब ये हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप सभी इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें